हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। इसको शॉर्ट में अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज भी कहा जाता है। इसको लिखा गया था 1802 का 3 सितंबर में। हालांकि बाद का एडिशन में, इन लेटर एडिशंस, वर्ड्सवर्थ ने इस डेट को चेंज करके 31 जुलाई 1802 कर दिया था। एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ये दोनों एक विज़िट में जा रहे थे कैले शहर में एनेट वैलन और वर्ड्सवर्थ की बेटी कैरोलिन इनसे मिलने। तो रास्ते में वेस्टमिंस्टर ब्रिज पड़ गया और वहीं पे ये लोग अपना कैरेज खड़ा करके डोरोथी वर्ड्सवर्थ और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ही निकल करके वेस्टमिंस्टर ब्रिज से लंदन शहर का खूबसूरती देख रहे थे। अर्ली मॉर्निंग लंदन शहर कितना खूबसूरत लग रहा था, उस चीज़ को दोनों ही बहुत एंजॉय कर रहे थे और उसी का ऊपर ये पोएम लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। सबसे पहले लाइन में जो हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, इसका मतलब है कि दुनिया में और कुछ नहीं है जो इससे ज़्यादा खूबसूरत हो। फेयर मीन्स ब्यूटीफुल, नाइस। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब वेस्टमिंस्टर ब्रिज का बात यहाँ पे हो रहा है कि दुनिया में वेस्टमिंस्टर ब्रिज से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ है ही नहीं देखने के लिए। तो जाहिर सा बात है, ये बहुत सच बात तो है नहीं, इसको ओवर स्टेटमेंट बोला जाता है, एग्जेजरेशन भी बोला जाता है। तो ये एक लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे कोई भी चीज़ को ओवर स्टेट करने के लिए, कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड दिखाने के लिए उसको ज़्यादा बढ़ा के बोला जाता है। तो वर्ड्सवर्थ भी वेस्टमिंस्टर ब्रिज का खूबसूरती से इतना अट्रैक्टेड हो गए कि इसको एलिवेट करने के लिए इन्होंने बोला कि दुनिया में इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ तो कोई है ही नहीं, यही दिस इज़ द मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द वर्ल्ड। फिर क्या बोलते हैं वो? डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। डल यानी अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। तो जो इस मनोहर सुंदर दृश्य को इग्नोर करके चल जा सकता है, पास बाय यानी कि आगे बढ़ जाना, इग्नोर करके इस सुंदर दृश्य को, कौन सा सुंदर दृश्य को? वेस्टमिंस्टर ब्रिज से अर्ली मॉर्निंग लंदन का जो खूबसूरत सीन है, जो ब्यूटीफुल साइट है, उसको इग्नोर करके बस वही आदमी आगे बढ़ जा सकता है जिसका सोल, जिसका अंतर में कुछ नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं बचा, जो ब्यूटी को सेंस ही नहीं कर सकता, जो कोई खूबसूरत चीज़ को समझ ही नहीं सकता, जिसको खूबसूरती का समझ नहीं है, बस वहीं एकमात्र इग्नोर करके आगे बढ़ जा सकता है। अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। मैजेस्टी यानी ग्रेटनेस, ओके, ब्यूटी, रॉयल्टी। तो मैजेस्टी यानी यहाँ किसका मैजेस्टी? ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज का मैजेस्टी का बात हो रहा है कि इतना ये रॉयल है, इतना खूबसूरत है, इतना बढ़िया है, और इसको देख के ही एक ऑसम फीलिंग आता है। तो इतना बढ़िया फीलिंग को, इतना बढ़िया एक रॉयल सेंस को इग्नोर करके तो बस वहीं जा सकता है जिसका दिल है ही नहीं, जिसका दिल एकदम पत्थर का हो, जिसका दिल में ब्यूटी को सेंस करने का, खूबसूरत चीज़ को, अच्छा चीज़ को समझने का भाव ही ना हो। ओके, तो जाहिर सी बात है कि पहला 3 लाइन में, पहला सेक्शन में वर्ड्सवर्थ ने पहले ही वेस्टमिंस्टर ब्रिज को बहुत ऊपर दर्जे में उठा दिया कि वेस्टमिंस्टर ब्रिज इतना खूबसूरत है कि जैसा दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कुछ है ही नहीं, और बस वहीं इस खूबसूरती को इग्नोर कर सकता है जिसका सोल में ब्यूटी के लिए कोई रिस्पेक्ट ही ना हो। फिर देखते हैं, दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक ए गारमेंट वेयर। अब यहाँ ख्याल कीजिए, सिटी का सी बड़ा है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब कोई नॉन लिविंग थिंग को, या फिर नॉन पर्सन यानी इंसान नहीं है ऐसा कोई चीज़, वो कोई नॉन लिविंग चीज़ भी हो सकता है, जैसे चेयर, टेबल, लैपटॉप, ऐसा नॉन लिविंग चीज़ भी हो सकता है, या फिर कोई एनिमल, बर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको इंसान नहीं है ऐसा चीज़ को जब इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तब उसको बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ इंसान जैसा क्या क्वालिटी दिखा? दिस सिटी नाउ डॉथ, डॉथ यानी डज, DOES, डज, ये ओल्ड इंग्लिश में इसको डॉथ कहा जाता था। तो द सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर, गारमेंट यानी क्लोथ, ड्रेस। तो ये जो सिटी है, ये जो सिटी ऑफ लंदन है, ये अभी एक
गारमेंट की तरह, एक ड्रेस की तरह ये ओढ़ा हुआ है, इसने पहना हुआ है। अब लंदन सिटी ये ज़िंदा इंसान तो है नहीं, अब कपड़ा कौन पहन सकता है, ड्रेस कौन ओढ़ सकता है, आदमी, इंसान, पर्सन, है ना। लेकिन ये पर्सन ना होने के बावजूद ये कपड़ा ओढ़ रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है कि नॉन पर्सन चीज़ होने के बावजूद पर्सन जैसा क्वालिटी कर रहा है। अब देखते हैं कि लंदन सिटी क्या ओढ़ रहा है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, यानी कि जो सुबह का ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है, एकदम अर्ली मॉर्निंग में जैसे चारों तरफ पूरा शांत रहता है, खूबसूरती चारों तरफ छाई हुई रहती है, ग्रीननेस दिखता है, ठीक है, एकदम साइलेंस हर तरफ रहता है, एकदम सुबह सुबह जस्ट जो सनशाइन आता है हर जगह छा जाता है, थोड़ा थोड़ा रोशनी होता है, बर्ड्स आते हैं, ठीक है, एकदम काम नेचुरल ब्यूटी, बहुत अच्छा लगता है। तो यही अर्ली मॉर्निंग ब्यूटी को जैसे पूरा लंदन शहर अपने ऊपर चादर जैसा, अपने ऊपर एक कपड़ा जैसा ओढ़ लिया है। द लंदन सिटी इज़ नाउ लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल, नेचुरली ब्यूटीफुल। साइलेंट बेयर, ये दोनों शब्द बहुत ध्यान देने का है। साइलेंट यानी निशब्द, ओके, साउंडलेस। साइलेंट क्यों है लंदन सिटी? लंदन जैसा इतना बड़ा सिटी साइलेंट तो कभी होता नहीं, लेकिन क्योंकि यह अर्ली मॉर्निंग टाइम है, बहुत सुबह का टाइम है, इसलिए सिटी लाइक कोई भी एक्टिविटी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ना स्कूल शुरू हुआ है, ना ऑफिस शुरू हुआ है, ना कोई फैक्ट्री शुरू हुआ है, ना ज़्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं शुरू हुआ है, सब कोई आराम से शांत होकर चुप से है, सोया हुआ है। इसीलिए पूरा शहर अभी एकदम शांत है। दैट इज़ वाई साइलेंट। बेयर, बेयर यानी नेकेड, ओके, विदाउट एनी कवरिंग्स। अब बेयर भी क्यों बोला है? बेयर यानी ये बहुत ही डेजोलेट है, ठीक है, बहुत ही वीरान लग रहा है, बहुत ही शांत लग रहा है, जैसे कोई नहीं है, कुछ नहीं चल रहा, ठीक है, इसलिए इसको बेयर बोला जा रहा है और साइलेंट भी बोला जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लायक का बात है कि अभी इससे पिछला ही लाइन में एक पोएट ने बोला कि ये जो लंदन सिटी है ये ठीक एक कपड़ा जैसा ओढ़ा हुआ है। अब आप सोचिए, अगर लंदन सिटी सच में मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जो ब्यूटी है उसको ही एक ड्रेस के जैसे ओढ़ा हुआ है, तब तो वो ड्रेस पहना है ना, तब तो वो बेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका बावजूद बेयर शब्द क्यों यूज़ किया जा रहा है? इसको कहा जाता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स यानी ऐसा सेंटेंस या ऐसा स्टेटमेंट जो ऐसे देखने में तो बहुत ही नॉनसेंसिकल लगे कि मतलब कोई मीनिंग नहीं बनता हो, बहुत ही एब्सर्ड हो, लेकिन एक्चुअली उसका बहुत इनर मीनिंग और डीप मीनिंग रहता है। ओके, अब यहाँ पे ये डीप मीनिंग या इनर मीनिंग क्या है कि ओढ़ा तो सुबह का खूबसूरती है, दैट इज़ फाइन, लेकिन फिर भी बेयर कौन चीज़ से हो है, कौन चीज़ से वीरान हो गया है, कौन चीज़ इसने खो दिया है? इसका जो एक्चुअल सिटी लाइक एट्रीब्यूट्स है, जो नॉइजेस है, जो फैक्ट्री वर्कर्स का है, जो चारों तरफ जो पोल्यूटेड एयर, यहाँ स्मोक हो रहा है, यहाँ नॉइजेस हो रहा है, वहाँ इतना सारा आदमी है, भीड़ भाड़ है, ठीक है, ये जो नॉर्मल एट्रीब्यूट्स है शहर का, जो शहर का आम पहचान है, वो सब पूरा गायब हो चुका है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मॉर्निंग ब्यूटी का ड्रेस पहन करके जो सिटी ऑफ लंदन है उसने अपना नॉर्मल अर्बन क्वालिटीज़ को खो दिया है, अपना अर्बन जो चादर है, अपना अर्बन जो कपड़ा है, उसको वो उतार दिया है, ठीक है, इस हिसाब से समझा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन unto the fields and to the sky। तो यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ों का बात किया गया, जैसे शिप्स यानी जहाज़, टावर्स यानी बड़ा बड़ा टावर, डोम्स यानी होता है आपका एक सर्कल, सेमी सर्कल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको डोम बोला जाता है। ओके, ये आपको कुछ चर्चेस में दिख जाएगा या कुछ बड़ा पुराने बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स है इसमें दिख जाएंगे, काफ़ी फेमस स्ट्रक्चर है डोम। थिएटर्स और टेम्पल्स, मंदिर, थिएटर यानी कि जहाँ आपका प्ले होता है, ड्रामा, वहाँ थिएटर। तो ये सब चीज़ ओपन अनटू द फील्ड्स में यानी कि ग्राउंड में ये सब खुला पड़ा हुआ है, ठीक है, अनटू द स्काई का तरफ, आसमान के तरफ, खुला ज़मीन में, खुला ग्राउंड में, खुला आसमानों के नीचे डायरेक्ट है, इसमें कोई बाधा, कोई ऑब्स्टैकल्स यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है नेचर के साथ, ओपननेस के साथ, अर्ली मॉर्निंग ब्यूटी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ये सब चीज़ का हो रहा है।
ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। सारा चीज़ बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ग्लिटरिंग है। ग्लिटरिंग यानी कि शाइनिंग, स्पार्कलिंग, ठीक है, बहुत ही झिलमिलाता हुआ। तो क्यों झिलमिला रहा है सारा चीज़, इतना ब्राइट और शाइनिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग सनशाइन एंड द मॉर्निंग ब्यूटी। एकदम सुबह का जो पहली किरण है उसमें सारा चीज़, और स्काई भी एकदम बहुत क्लीन है, ठीक है। स्मोकलेस एयर, स्मोकलेस क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी सिटी एक्टिविटी चालू नहीं हुआ है, कोई भी रास्ता में व्हीकल्स नहीं है, कोई फैक्ट्रीज काम नहीं शुरू किया है, इसलिए कोई स्मोक भी नहीं है। तो एकदम बहुत क्लियर एंड ब्यूटीफुल स्काई है और अर्ली मॉर्निंग सनशाइन है, तो ये सारा चीज़ मिला करके बहुत ही क्लियर और बहुत ही शाइनिंग हो रहा है सारा चीज़। ये शेप्स, टावर्स, टोप्स, एवरीथिंग इज शाइनिंग। अब देखते हैं अगला हिस्सा। नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर। ओके, ये भी एक दूसरा एग्जेजरेशन या ओवर स्टेटमेंट है। जैसे कि इस पोएम का फर्स्ट लाइन में भी एक ओवर स्टेटमेंट था कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, यानी दुनिया में इससे ज़्यादा सुंदर और कोई चीज़ तो है ही नहीं, वेस्टमिंस्टर ब्रिज से ज़्यादा खूबसूरत और कोई चीज़ तो है ही नहीं। तो ठीक वैसे ही ये हम लोग अभी जो लाइन पढ़ रहे हैं, ये भी ठीक वैसा ही एक ओवर स्टेटमेंट या एग्जेजरेशन है। इसमें क्या बोला गया है? नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप। स्टीप का मतलब होता है सबमर्ज्ड, इमर्स, यानी कि डूब जाना, ठीक है, पूरा पूरी डूब जाना। तो सन, सूरज, इससे पहले इतना खूबसूरती के साथ कभी अपना रोशनी में कभी डुबाया ही नहीं है। किसको? इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर। स्प्लेंडर यानी भी शाइनिंग, जो पहला किरण है, ठीक है, जो बहुत ब्यूटीफुल किरण है, ब्यूटीफुल रे। ओके, तो अपना पहला किरण में इतना खूबसूरती से, इतना मैजेस्टिकली, इतना ब्राइटली उसने कभी वैलीज़, रॉक्स, हिल्स इसको डुबाया नहीं है। इसका मतलब क्या है? वर्ड्सवर्थ ये समझाना चाह रहे हैं कि उस दिन अर्ली मॉर्निंग ब्यूटी इतना अच्छा लग रहा था वेस्टमिंस्टर ब्रिज से, चारों तरफ का जो रॉक्स है, जो वैलीज़ है, ठीक है, जो हिल्स है, ये सारा चीज़ एकदम शुरुआती सूरज का किरण से, अर्ली मॉर्निंग ब्यूटी से बहुत ज़्यादा मैजेस्टिक लग रहा था। कितना ज़्यादा मैजेस्टिक लग रहा था ये प्रकाश करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्सवर्थ ने ये ओवर स्टेटमेंट का यूज़ किया कि इससे ज़्यादा सुंदर तो कभी होता ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेवर सॉ आई, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। अब देखिए, ये नेवर पूरा NEVER नहीं लिखा हुआ है, NE के बाद एक अपोस्ट्रोफी है, उसके बाद ER, नियर। फैक्चुअली ये नेवर है। तो ऐसा क्यों किया गया? एक जो वी है, एक जो लेटर है, इसको कभी कभी हटा करके ऐसे शॉर्ट करके अपोस्ट्रोफी मार्क क्यों डाला गया? ये किया जाता है जो पोएम का रिदम है उसको मेंटेन करने के लिए, जो पोएम का मीटर है उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे पहला लाइन में अगर सिलेबल्स का संख्या ज़्यादा हो या मीटर्स का संख्या ज़्यादा हो, और उसका दूसरा लाइन में अगर वही सेम अमाउंट ऑफ सिलेबल्स नहीं रहे, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लाइन हो जाए या थोड़ा मीटर ज़्यादा कम हो जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए कभी कभी एक दो बड़ा वर्ड को शॉर्ट कर दिया जाता है, जिससे वर्ड वो सेम रहे भी और मीटर या रिदम पे बैलेंस हो जाए। तो यहाँ भी सेम काम किया गया है, नेवर को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है। तो नेवर सॉ आई, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, मतलब मैंने पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं फील किया, कभी नहीं महसूस किया, क्या? इतना गहरा जो एक शांति है, अ काम सो डीप। क्यों उन्होंने इससे पहले इतना गहरा शांति कभी फील नहीं किया, कभी महसूस नहीं किया? क्योंकि ये जो लंदन सिटी है, इसमें तो कभी शांति इतना होता ही नहीं है ना। जैसे कि एक बड़ा सिटी जैसा लंदन सिटी बहुत बड़ा सिटी है, तो सिटी और ऊपर से इतना बड़ा सिटी कभी पूरा शांत हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इसमें हर दम कोई ना कोई एक्टिविटीज़ लगा रहता है, हमेशा कोई ना कोई नॉइजेस, कोई ना कोई डीन एंड बसल, कोई ना कोई बिजी, हर समय ये क्राउडेड है, हर समय ये बिजी है, कुछ ना कुछ चलते रह रहे हैं। पूरा शांत तो यह हो ही नहीं सकता कभी। एकमात्र अर्ली मॉर्निंग ही एक ऐसा टाइम है जब पूरा सिटी सोया हुआ रहता है, कोई काम शुरुआत नहीं होता। बस उसी वक्त ये टोटल जो सिटी है वो एकदम काम रह सकता है। और वहीं समय पे वर्ड्सवर्थ ने अपना वेस्टमिंस्टर ब्रिज में खड़ा होकर के ये देख रहे हैं, ये पूरा चीज़ देख रहे हैं, और इसीलिए उनको ये मौका मिला है कि ज़िंदगी में जो वो कभी नहीं कर सके, आज ये सिर्फ अर्ली मॉर्निंग टाइम में शांत लंदन शहर में
प्रेजेंट रहने की वजह से उनको ये मौका मिल रहा है कि वो इतना बढ़िया जो कामनेस चारों तरफ है, इतना बढ़िया जो सिरिनिटी हर तरफ है, जो ब्यूटी हर तरफ है, उसको फील करे, उसको देखे, उसको समझे, उसको अपना अंदर संभाले। द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल। देखिए फिर से टी एच जो है ग्लाइडेथ में, एक्चुअली ये टी एच का जगह आप लोग एस या ई एस बिठा लीजिए, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में जो भी एस और ई एस है, जैसे गोज, प्लेज, सिंग्स, इसको ओल्ड इंग्लिश में टी एच या ई टी एच में किया जाता था। जैसे अगर डज को पहले डॉथ बोला जाता था, सिंग्स को पहले सिंगेथ बोला जाता था, मेक्स को पहले मेकेथ बोला जाता था। तो ये सब ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है। इसका यूज़ यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने किया है। तो टी एच यानी एस या ई एस के साथ आप उसको एक्सचेंज कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ग्लाइडेथ यानी ग्लाइड्स। ग्लाइड, अब ग्लाइड मतलब क्या होता है? ग्लाइड मतलब होता है फ्रीली फ्लोइंग, मतलब आराम से बह जाना, बिना कोई बाधा का बह जाना। तो द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल। तो जो रिवर है वो यहाँ, अच्छा यहाँ पे कौन सा रिवर का बात किया जा रहा है? यहाँ पे टेम्स रिवर का बात किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वेस्टमिंस्टर ब्रिज टेम्स नदी का ऊपर ही है, ठीक है। लंदन का बहुत ही फेमस रिवर है टेम्स रिवर। तो वो टेम्स नदी का ऊपर ये जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज है, तो वो टेम्स नदी का बात ही यहाँ पे किया जा रहा है कि वो अपना आराम से, अपना इच्छा से, इन हिज ओन स्वीट विल, अपना इच्छा से, अपना हिसाब से वो बह जा रहा है। अब यहाँ पे फिर से पर्सोनिफिकेशन किया गया है, क्योंकि जो नदी है वो कोई इंसान तो है नहीं कि उसका अपना विश रहेगा, उसका अपना इच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एट हिज ओन स्वीट विल बोला गया है। मतलब यहाँ जो रिवर टेम्स है उसको पर्सोनिफाई किया गया है कि ये रिवर भी एक जीता जागता इंसान के जैसे इसका अपना इच्छा है। अब यहाँ एक और बात नोटिस करने वाली बात है कि ये दिखा रहा है कि द पावर ऑफ नेचर, रिवर इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, और नेचर को कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, नेचर को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसमें जो टेम्स नदी अपना हिसाब से बह रहा है, इसमें ना तो सिटी ऑफ लंदन का कोई हाथ है, ना ही तो इसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन का कोई हाथ है, ना तो इसमें जो अर्बनाइजेशन है उसका कोई हाथ है। यहाँ पे कोई मेकनाइजेशन नहीं चलेगा, कोई ह्यूमन कंट्रोल या कोई आउटसाइड कंट्रोल नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक नेचर का पार्ट है। तो एज अ फ्री फ्लोइंग या अपने हिसाब से बह जाएगा, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। ओके। Dear God, the very houses seem asleep and all that mighty heart is lying still. अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं? गॉड को पुकारते हैं, डियर गॉड। ये जो डियर शब्द है, इसका द्वारा ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ बहुत ही खुश है, ठीक है। वो गॉड को अपना प्यार जता रहे हैं, वो गॉड को अपना लाइकनेस जता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत ही नायाब दृश्य उनको देखने मिला, अर्ली मॉर्निंग ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लंदन, ये जो एक पहले कभी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं दिखा था, आज उनको देखने को मिला। इतना प्यार से वो देख रहे हैं, इतना शांति कभी भी वो अपनी ज़िंदगी में गहराई से फील नहीं किए। सूरज इतना प्यार से सारा चीज़ को अपना सनशाइन में डुबा रहा है, वैलीज़ को, रॉक्स को, ठीक है, सारा साइलेंस छाया हुआ है चारों तरफ। इतना बढ़िया दृश्य वो कभी नहीं देखे, इतना बढ़िया कामनेस वो कभी गहराई से फील नहीं की, लेकिन आज उनका पास ये मौका आया है, आज उनको ये सुविधा मिला है। तो इसीलिए वो गॉड को थैंकिंग मूड में अभी वो है, वो गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। डियर गॉड, द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप। यहाँ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, वेरी मतलब एग्जैक्ट। द वेरी हाउसेस मतलब जो घर है, जितना सारा घर है, सब घर सो रहा है। अब फिर से यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन, घर क्या कभी सोता है? घर तो इंसान नहीं है ना, घर में जो इंसान रहते हैं, घर का आदमी, वो लोग सोता है। तो एक्चुअली क्योंकि अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग टाइम है, जो सिटी डिवेलर्स होते हैं वो इतना अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठते जनरली, उनका थोड़ा देर से काम शुरू होता है। विलेजर्स हालांकि जल्दी ही उठ जाते हैं, उनका सोने का टाइम भी जल्दी है, उठने का टाइम भी जल्दी है, बट सिटी ड्वेलिंग पीपल जनरली वेक अप एट लेट। ओके, तो अभी उनका उठने का टाइम नहीं हुआ है, सब कोई सो रहा है बढ़िया से, आराम से, शांति से, तो इसलिए घर भी सो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हाइपैलेज या ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी यूज़ आप लोग देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ हाइपैलेज और व्हाट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट? जब कोई एडजेक्टिव, कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड को
एक्चुअल वर्ड के साथ ना लिंक करके कोई दूसरा वर्ड के साथ लिंक किया जाता है तब उसको बोला जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड, ट्रांसफर्ड यानी वो कोई और जगह मूव हो गया है। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि द वेरी हाउसेज सीम एस्लीप। अब यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? अस्लीप। अब एस्लीप यहाँ पे यूज़ किया गया है हाउस के लिए, लेकिन हाउस तो एस्लीप नहीं है ना। एस्लीप कौन है? हाउस के अंदर जो पीपल है वो अस्लीप है। तो यहाँ पे यूज़ एस पीपल के लिए एस्लीप वर्ड यूज़ करना चाहिए था, लेकिन पीपल का जगह किसके लिए कर दिया? हाउस के लिए कर दिया। तो एक ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है। ओके, अब लास्ट लाइन में लाते हैं, एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। माइटी यानी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। ओके, और लाइंग स्टिल, स्टिल यानी अनमूव्ड। ओके, बिना हिले डुले, एकदम स्थिर। ओके, तो सारा जो माइटी हार्ट है, जो स्ट्रॉन्ग हार्ट है, किस चीज़ का हार्ट के बारे यहाँ पे बताया जा रहा? सिटी ऑफ लंदन के हार्ट के बारे। देखिए फिर से एक पर्सोनिफिकेशन। अब हार्ट किसका रहता है? इंसान का न रहता है, कोई सिटी का या कोई नॉन लिविंग थिंग का हार्ट तो नहीं रहता है। तो फिर से उन्होंने सिटी ऑफ लंदन को एक जीता जागता इंसान के साथ तुलना किया, और सिर्फ नॉर्मल हार्ट नहीं, माइटी हार्ट। क्यों माइटी हार्ट? क्योंकि पूरा सिटी को आप अगर इंसान के साथ तुलना करें तो उसको दिन भर बहुत काम करना पड़ रहा है ना। लंदन शहर में जितना काम हो रहा है वो सारा अगर एक इंसान को अकेले करना पड़े, ठीक है, तब समझ लीजिए कितना ज़्यादा काम है, कितना भयंकर काम है। ठीक है, कितना उसको लेबोरियस काम है। तो उतना काम करने के लिए एकदम अनलिमिटेड एनर्जी चाहिए, और उतना एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? कोई नॉर्मल हार्ट प्रोवाइड कर सकता है? उसके लिए तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट लगेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे माइटी हार्ट बोला गया है कि एक माइटी हार्ट जो पूरा सिटी को सचल रहता है, पूरा सिटी को एक्टिव रहता है, दिन भर उसको क्राउडेड रखता है, दिन भर उसको एंगेज रहता है। ठीक है, तो वो माइटी हार्ट यहाँ पे है। और वो अभी क्या है? वो अभी चुपचाप सोया हुआ है। क्यों चुपचाप सोया हुआ है? क्योंकि अभी तो पूरा सिटी अस्लीप है, पूरा सिटी अभी शांत है, कोई काम तो अभी चालू ही नहीं हुआ। कब काम चालू होगा? जब ये हार्ट जगेगा, जब ये हार्ट फिर से एक्टिव होगा। कब एक्टिव होगा? जब थोड़ा सा लेट होगा, थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम और थोड़ा सा देर में सब कोई अपना काम शुरू करेगा। स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगी, ऑफिसेस खुलेंगी, फैक्ट्रीज खुलेंगी, रास्ते में व्हीकल्स चलेंगे, सारा चीज़, पूरा शहर जब जग जाएगा, पूरा शहर का काम काज फिर से शुरू होगा, तब यह हार्ट वापस रीएक्टिवेट होगा और अपना काम शुरू करेगा। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, इसलिए यह हार्ट चुपचाप से शांत से सोया हुआ है। ओके, तो ये था पूरा पोएम। आई होप आपको पोएम पूरा समझ में आया होगा, और अगर कोई भी जगह में कोई कन्फ्यूजन रह गया तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। जो भी इश्यूज़ रहेगा ज़रूर हम उसको सॉल्व अवश्य करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।